हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। हम 2022 का प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। बीच में किसी कारणवश थोड़ी लेट हो गई थी वीडियो डालने में, पर अब कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, और ये जो हम डिस्कस करते हैं ये सेट ए का क्वेश्चन रहता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर यानी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। यानी ये एक इनिशिएटिव है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, जिसे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कहते हैं। यह क्या है? तो जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन, ये अपचयन का मतलब होता है कम करना, रिडक्शन, यानी उत्सर्जन कम करने के लिए जो दिए गए वचन है, यानी किसी देश ने वचन दिया, कहा कि मैं इतने % तक कम करूँगा, मैं इतना कम करूँगा, तो उसकी निगरानी करता है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस से। दूसरा कह रहा है अनुसंधान संगठन का क्या मतलब है? जो अनुसंधान करते हैं, वैसे संगठन जो अनुसंधान करते हैं उन संगठनों के गठबंधन द्वारा जो है निर्मित डेटाबेस के माध्यम से ये किया जाता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का ये एक विंग है, कि एक मान लेते हैं शाखा है किसका, तो क्लाइमेट चेंज के इंटरनेशनल पैनल जो है, अब क्लाइमेट चेंज पर कोई इंटरनेशनल पैनल बना तो उसका क्या ये विंग है, क्या उसका शाखा है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, तो क्या ये UNFCCC के अधीन एक समिति है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन काउंसिल, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्या UNFCCC के अधीन एक समिति है। डी ऑप्शन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या वर्ल्ड बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी है। तो अब समझते हैं कि जलवायु कार्रवाई ट्रैकर है क्या, ये काम कैसे करता है, किसके अंतर्गत आता है, ताकि अगली बार अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर यानी CAT, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर CAT, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण उपकरण है। ध्यान दें, एक स्वतंत्र वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करता है, जो यह आकलन करता है कि विभिन्न देशों की जलवायु नीति और लक्ष्य पेरिस समझौते के अनुरूप है या नहीं। यानी पेरिस समझौते में जो अगर आपने लक्ष्य तय किया था कि आपकी जलवायु नीति जो है उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग है, या आपने बस बोल दिया कि हाँ मैं इतने तक कम करूँगा और कम नहीं कर रहे, तो ये उसकी देखभाल देखता है कि कैसे क्या करना है। CAT किसने शुरू की, यानी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक सरकारी संस्था नहीं है, यानी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसे संचालित करते हैं तो क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो ये ध्यान रखें कि क्लाइमेट एनालिटिक्स यानी जलवायु विश्लेषक करते हैं, और फिर न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट यानी नए जलवायु संस्था जो होते हैं वो इसको रन करते हैं। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। ये ध्यान रखें कि न ये UN बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इनिशिएटिव है बस, कि कोई भी इसमें जो क्लाइमेट से रिलेटेड विश्लेषक है या फिर न्यू इंस्टीट्यूट है वो जुड़ सकता है, इसके माध्यम से होता है। CAT का मुख्य पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देशों के जो है जलवायु प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करना, कि आप जलवायु परिवर्तन के प्रति कितने प्रतिबद्ध है, आपने कितने लक्ष्य तय किए हैं, उसका मूल्यांकन करता है। वास्तविक नीतियों यानी पॉलिसी और घोषित लक्ष्यों की तुलना करता है, कि आपकी वास्तविक अभी पॉलिसी क्या है और आपने घोषणा क्या किया था, उसके बीच में तुलना करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने की संभावना का आकलन करना। क्यों? क्योंकि ये सभी पेरिस के लक्ष्य थे, तो पेरिस के लक्ष्य के अनुकूल ये देखभाल जाँच करता है। CAT क्या क्या आकलन करता है? तो मुख्यतः 3 चीज़ें देखता है। राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य आपका क्या है, जो ये किस तरह है, तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत दिए गए वादे होंगे। वर्तमान नीति है, यानी आप करंट पॉलिसीज़ क्या चला रहे हो जलवायु परिवर्तन के प्रति में, जो वास्तव में लागू की जा रही है। दीर्घकालिक लक्ष्य आपका क्या है, जैसे नेट जीरो टारगेट्स, जैसे इंडिया का 2070 तक नेट जीरो है। मिड सेंचुरी स्ट्रेटजी की आप बीच में फिर आपका क्या लक्ष्य रहने वाला है। इन सभी आकलन के बेस पे कुछ रेटिंग्स देता है कि कौन से देश को कितनी रेटिंग, जैसे CAT की रेटिंग प्रणाली क्या है। रेटिंग प्रणाली अब जैसे क्रिटिकली इनसफिशिएंट, बेहद अपर्याप्त, कि बेहद अपर्याप्त हो गया, फिर हाईली इनसफिशिएंट बहुत कमज़ोर हो गया, इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, ऑलमोस्ट सफिशिएंट लगभग पर्याप्त है, 1.5 डिग्री कंपैटिबल, तो पेरिस लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है या नहीं, ये सब देखता है। तो वो कुछ रैंकिंग भी देगा। भारत के संदर्भ में यदि CAT की बात करें, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर यानी जलवायु कार्रवाई ट्रैकर की, तो CAT का भारत पर आकलन क्या है, भारत को कई बार जो है इनसफिशिएंट या ऑलमोस्ट सफिशिएंट श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इसका भारत के प्रति अवलोकन क्या कहता है, तो भारत में जो है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम हो रहा है अभी। रिन्यूएबल एनर्जी में जो है तेज प्रगति, फिर भी 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के लिए और प्रयास करने की जरूरी है। वो तो है ही कि आप कितना भी कार्य करो तो प्रयास तो हमेशा जारी रहेगी ज़्यादा करने की। CAT और पेरिस एग्रीमेंट का संबंध की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन
ध्यान रखें पेरिस एग्रीमेंट का क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर हिस्सा नहीं है, लेकिन जो है उसकी प्रगति को मॉनिटर करता है कि आप पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है आपका कितना जलवायु वो परिवर्तन के प्रति आप काम किए हो या नहीं। पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास था। तो एक बार फिर हम यदि समरी के रूप में देखें तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है एक स्वतंत्र वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया डेटाबेस एवं विश्लेषण मंच है, जिसे अनुसंधान संगठनों के गठबंधन यानी अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा जो है संचालित किया जाता है और जो देशों की जलवायु नीतियों व लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एक सेकंड, हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जलवायु कार्रवाई ट्रैकर यानी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन यानी विभिन्न देशों के जो है उत्सर्जन अपचयन यानी रिडक्शन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। तो पहला ऑप्शन था अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। तो यही ऑप्शन है कि अनुसंधान संगठन जो है उसके गठबंधन से जो निर्मित डेटाबेस है उसके माध्यम से जलवायु कार्रवाई ट्रैकर किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जलवायु समूह। अब पहले देखते हैं पूछ क्या रहा है कि कुछ ऑप्शंस दे दिए, अब पूछ रहे उपयुक्त में से कौन कौन से सही है। अब ये 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन में बस आपको कोइंसिडेंस या जैसे भी करो आपको एक गलत ऑप्शन ढूंढना है। अगर कोई भी एक गलत ऑप्शन ढूंढ ले, जैसे मान लेते 5 गलत हो गया तो आप देखो तुरंत बी पे पहुंच जाओगे। कोई भी एक ऐसा ऑप्शन जो अगर मान लेते हैं 4 गलत हो गया तो ये कर दो तो फिर आप सी पे पहुंच जाओगे। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान दे, अगर मान लेते पहला आप पढ़े सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कन्फ्यूजन है दूसरा पढ़े, दूसरा भी अगर लगता है आप पढ़ते जाए और उसमें से एक गलत ढूंढ ले, गलत मिल गया बस आप एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या ऑप्शन पे चले जाओगे। हाँ, तो अब आते हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है जलवायु समूह यानी द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन यानी इंटरनेशनल तो है ही पर एनजीओ है, यानी तो सॉरी एनजीओ नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बना करके जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। अब ये जलवायु क्रिया का क्या मतलब है? जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है, इसका मतलब है कि जलवायु से संबंधित जो भी नीति है उसको तेज गति से बढ़ाता है आगे, ताकि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके, जलवायु परिवर्तन में जो इनिशिएटिव है उसको और अच्छे से किया जा सके। दूसरा हमारा ऑप्शन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। तो क्या जलवायु समूह से संबंधित इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी ने क्या EP100 प्रारंभ की है? तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है EP100 जो है ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने यानी ऊर्जा दक्षता में जो है नव प्रवर्तन, आप कुछ न्यू इनिशिएटिव करते हैं तो उसको प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण यानी आप उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों के साथ लाता है। मीन्स EP100 का पर्पस क्या कह रहा है? तो ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन यानी जो इनिशिएटिव है, इनोवेटिव है, उसको प्रेरित करना एवं उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए एवं प्रतिबद्ध कुछ ऐसे कंपनियों को लागे लाना जो प्रतिबद्ध है कि भाई हाँ उत्सर्जन कम करेंगे और उसके बाद प्रतिस्पर्धा करेंगे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य है। अब यहाँ ध्यान देना कुछ। 5 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। तो अब इस क्वेश्चन में हम समझेंगे क्या? अब एक सेकंड आप देखिए, इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि जलवायु समूह यानी द क्लाइमेट ग्रुप है क्या, ये किसने इसे स्टार्ट किया है। दूसरा समझेंगे कि EP100 पहल ये किसकी पहल है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका काम क्या है, इससे कैसे जुड़ा हुआ है। और फिर चौथा कीवर्ड जो है हमारा अंडर 2 कोएलिशन, ये समझेंगे कि अंडर 2 कोएलिशन है क्या। क्योंकि अगर इन चारों से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। ये है क्लाइमेट ग्रुप। आपको इसको क्या देख करके मिल रहा है कि NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक समूह है द क्लाइमेट ग्रुप। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जलवायु समूह की बात कर रहा था द क्लाइमेट ग्रुप। द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, जो सरकारों, उपराष्ट्रीय इकाइयों और व्यवसायों को जोड़कर यानी सरकार को भी उपराष्ट्रीय इकाइयों और व्यवसायों को जोड़कर बड़े नेटवर्क बनाता है और उन्हें संचालित करता है ताकि जलवायु कार्रवाई को जो है तेज किया जा सके, क्लाइमेट एक्शन को तेज किया जा सके। सीधा सा मतलब है कि यह संगठन जो है लोगों को जोड़ता है ताकि वे मिलकर के किससे लड़ सके, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके।
तो अब इसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या था कि जलवायु समूह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, सही बात है, जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य है, ये भी सही हो सकता है कि कुछ दिया हुआ है, कुछ भारतीय कंपनियां कहीं ना कहीं तो होगा ही सदस्य। तो अगर इन दोनों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 के बेस पे अगर हमें आंसर ढूंढना हो तो आप देखो जिसमें भी ऑप्शन 1 नहीं है वो कट कर देंगे, तो ये कट हो गया क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 नहीं है। अब बाकी फिर जिसमें 4 होगा तो इसके अलावा तो 4 सब में, बस इसमें 1 एंड 4 नहीं है। तो देखो आपने सही आंसर ढूंढ लिया इसमें कि हमें पता चल गया कि 1 सही है 4 सही है, लेकिन फिर भी इसमें आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने गलत आंसर हमें इसमें नहीं मिला है। इस तरीके के ऑप्शन में प्रायः बार बार मैं कहता हूँ कि गलत आंसर अगर आपको मिल जाती है, अगर आप गलत ढूंढ लेते हो तो तुरंत पहुँच जाओगे। जैसे हमें 1 और 4 पता चल गया सही है, तो 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है, 1 और 4 इसमें भी है, आपका बस एक ही है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है इस बेस पे। फिर आगे देखते हैं। अभी द क्लाइमेट ग्रुप, यानी क्लाइमेट ग्रुप की स्थापना की बात करें और मुख्यालय और प्रकृति, तो स्थापना इसका 2003 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम की। प्रकृति क्या है? तो यूएन की संस्था नहीं है, सरकारी निकाय नहीं है, स्वतंत्र है, गैर लाभकारी और एनजीओ है, यानी नॉन प्रॉफिटेबल और एनजीओ तो है ही। अब द क्लाइमेट ग्रुप का फंक्शंस की बात करें तो ये नेटवर्क बनाता है, कमिटमेंट्स करवाता है और एक्शन ओरिएंटेड इनिशिएटिव चलाता है कि कुछ ऐसे एक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि भाई जलवायु के प्रति आपका क्या कार्य है, आपका क्या पहल है, उसके प्रति आपको ज़्यादा उन्मुख रखेगा। ध्यान दें, ये खुद पॉलिसी नहीं बनाता बल्कि पॉलिसी प्लस एक्शन को एक्सलरेट करता है कि किसी ने पॉलिसी बनाया और कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रति, तो उसको और गति दे देगा, एक्सलरेट कर देगा, पर ये खुद नहीं बनाता है ये सब। अब क्या है, द क्लाइमेट ग्रुप द्वारा संचालित प्रमुख पहले की बात करें तो RE100 यानी रिन्यूएबल एनर्जी 100%, ये किसने स्टार्ट किया हुआ है? तो द क्लाइमेट ग्रुप ने। RE100 ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 4 स्टार हम देते हैं। ये है ग्लोबल इनिशिएटिव। कंपनीज यह कमिटमेंट लेती है कि 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगी, जैसे गूगल, एप्पल, बहुत सारे कंपनी क्या करेगी, ये लेती है। तो ये एक पहल है जो क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया गया हुआ है। कौन? तो RE100 स्टार्ट किया गया हुआ है। फिर उसके बाद यदि देखें तो EP100 यानी एनर्जी प्रोडक्टिविटी 100 क्या है? तो एनर्जी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की पहल है कि एनर्जी की आप दक्षता बढ़ाओ और उसकी उत्पादकता भी बढ़ाओ। कंपनीज यह वचन देती है कि कम ऊर्जा में ज़्यादा आउटपुट वो उत्पादन करेगी। फोकस क्या है? तो इनोवेशन पे, इमिशन रिडक्शन पे, कॉम्पिटेटिवनेस पे यानी प्रतिस्पर्धात्मकता पे। EV100 यानी एक तो था RE100 यानी रिन्यूएबल एनर्जी 100%, एक है EP100 जो है एनर्जी प्रोडक्टिविटी 100, और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है EV100 यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल 100। क्या है ये? तो ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव है ये। कंपनीज क्या करती है? तो EV फ्लीट्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट्स लगाने के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कहाँ कहाँ चार्जिंग सेंटर होगा वो लगाने का प्रतिबद्धता लेती है। फिर D क्या है? तो अंडर 2 कोएलिशन क्या है? तो देशों की जगह जो है स्टेट, रीजन्स, प्रोविंसेस की कोएलिशन। लक्ष्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। तो सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका? तो द क्लाइमेट ग्रुप प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। तो सचिवालय की बात करें तो सचिवालय अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय कहाँ है? तो द क्लाइमेट ग्रुप एंड गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड का है, ये स्कॉटलैंड में है इसकी सचिवालय। अगर क्लाइमेट ग्रुप और पेरिस एग्रीमेंट के बीच अगर लिंक करें तो क्लाइमेट ग्रुप जो है पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। जैसे ऊपर जो है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, वो भी पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव होती है वो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती है या उसे सपोर्ट करती है। लेकिन क्या कह रहा है कि वही द क्लाइमेट ग्रुप जो है उसके लक्ष्यों के अनुरूप एक्शन को बढ़ावा देता है, ऑब्वियसली बात है। अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की भागीदारी की बात करें तो कई भारतीय कंपनियां जो है RE100, EP100 और EV100 का हिस्सा है। भारत के लिए महत्व क्या है? तो कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, फिर एनर्जी एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन सभी में भारत को हेल्प मिलेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि EP100 किसने स्टार्ट किया है? तो द क्लाइमेट ग्रुप ने ही। ठीक, तो अब देखो, अब जैसे ही हमारा 2 गलत मिल गया, अब इसमें देखो 2 गलत मिला, ये लीजिए इसे काट दिए, ऑप्शन C एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन D भी एलिमिनेट हो गया। हमारा रेस्ट ऑफ कौन सा ऑप्शन बचा? तो ऑप्शन B 1, 3 और 4, यानी 1, 3 और 4। अंडर 2 कोएलिशन भी किसका ही है? तो अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय यही है कि ये स्कॉटलैंड में, और द क्लाइमेट ग्रुप का है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का नहीं है। तो ये भी गलत है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 गलत है। बाकी ऑप्शन 3 कह रहा था कि EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को
प्रेरित करने यानी ईपी एनर्जी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कुछ भारतीय कंपनियां ईपी 100 की सदस्य है, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन तो इसमें मिल गया। और हमने क्या क्या अभी देख लिया, तो हमने देख लिया कि द क्लाइमेट ग्रुप क्या है, वो हमने देख लिया। ईपी 100 इनिशिएटिव क्या है, वो भी देख लिया। फिर RE 100 देख लिया, फिर EV 100 भी देख लिया। उसके बाद अंडर 2 कोएलिशन हमने समझ गए कि ये भी जलवायु समूह का ही है। अब हमारा बचा हुआ अभी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके बारे में थोड़ी देखते हैं। जैसे अंडर 2 कोएलिशन आपने ये देखा ना, अंडर 2 कोएलिशन क्या है, देशों की जगह है जहाँ स्टेट, रीजन्स, प्रोविंसेस की कोएलिशन होती है। लक्ष्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। सचिवालय क्या है, तो द क्लाइमेट ग्रुप प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, तो वो क्लाइमेट ग्रुप का ही है। अब आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IAE। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है, ध्यान रखें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसका कार्य क्या है, तो ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा नीति विश्लेषण, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा बाजारों पर डेटा रिपोर्ट, नीति सलाह प्रदान करता है। ठीक, आसान भाषा में समझे तो IEA देशों को बताने वाला संगठन कि ऊर्जा कैसे सुरक्षित, सस्ती और स्वच्छ बनाई जाए। स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में हुई थी। पृष्ठभूमि इसकी क्या है, तो 1973 का तेल संकट, ऑयल शॉक के कारण जो है इसकी स्थापना की गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का तेल आपूर्ति बाधित, तो पश्चिमी देश संकट में आ गए थे उस टाइम पे, तो IAE बनाया क्यों गया, ताकि तेल आपूर्ति संकट से निपटा जा सके और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यालय और संरचना की बात करें तो मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में है। ध्यान रखें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस है, फ्रांस में। प्रकृति क्या है, तो UN एजेंसी नहीं है, NGO नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल जो है बड़ी है ये। अब यदि बात करें तो IEA और OECD से अगर लिंक की बात करें, OECD क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास एवं सहयोग, यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की बात कर रहा है। तो IEA को जो है OECD फ्रेमवर्क के भीतर स्थापित किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसके भीतर स्थापित किया गया था। पर IEA जो है OECD का हिस्सा नहीं है, एक स्वतंत्र एजेंसी है। अधिकांश IEA सदस्य OECD देश है, तो होगा ही, पर ये ध्यान रखिए इसके भीतर ही स्थापित किया गया था, OECD के भीतर, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। अब ये देखें कि ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, IEA कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है। रिपोर्ट क्या है, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वैश्विक ऊर्जा भविष्य, क्या है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, नेट जीरो बाई 2025, कार्बन न्यूट्रलिटी पाथवे, ये रिपोर्ट है और ये इसका विषय है, सब्जेक्ट है, थीम है। तो भाई वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का क्या है, वैश्विक ऊर्जा भविष्य, नेट जीरो बाई 2025। बस इतना ध्यान रखिए कि ये जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी करता है, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है, तो कौन जारी करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था जारी करेगी। नेट जीरो बाई 2050, फिर ग्लोबल EV आउटलुक और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। ये इंग्लिश में इसीलिए है, ध्यान रखिए, क्योंकि UPSC पूछता भी ऐसे ही है कि बताइए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन जारी करता है, नेट जीरो बाई 2050 कौन जारी करता है, ग्लोबल EV आउटलुक कौन जारी करता है, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स कौन जारी करता है, तो ये सभी कौन जारी करेंगे, तो IEA जारी करता है। इसका एक और एक्स्ट्रा है कि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट, ये भी यही जारी करता है। यदि भारत और IEA के संबंध की बात करें तो भारत जो है IEA का फुल मेंबर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिक पार्टनर है, 2017 से है ये। तो बस आप इतना ही ध्यान रखें कि ये फुल मेंबर नहीं है, बस स्ट्रेटजिक पार्टनर है, वो भी 2017 से, 2017 से। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसमें हमने ये देख लिया, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप देख लिया, फिर EP 100 देख लिया, RE 100, EV 100 देख लिया, फिर अंडर 2 कोएलिशन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बेसिक जानकारी क्या है वो हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े है, कह रहा है कि यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी के ये 0 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन कहलाता है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों वन जो है पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड्स जो होते हैं पृथ्वी के गुर्दों की तरह काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो है फेफड़े और गुर्दे का मतलब समझना होगा कि इसका काम क्या है, फेफड़े का काम क्या है और गुर्दे का काम क्या है। फिर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी आर्द्र भूमि का कार्य पूछ रहा है। तुलना किससे कर रहा है, तो वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन से, पर पूछ रहा है कि आर्द्र भूमि का कौन सा कार्य इसमें है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स के जल चक्र में सतही अपवाह और मृदा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। तो अब आप इसमें देखो, जैसे कह रहा है सतही अपवाह यानी सरफेस रन ऑफ, इसका क्या मतलब होता है? तो पानी का सतह पर बहना, यानी आर्द्रभूमियों के जल चक्र में जो है पानी का सतह पर बहना। और मृदा अंतःस्रवण, इसका क्या मतलब होता है? यानी इसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पानी का जो है मिट्टी के अंदर प्रवेश करना, ठीक। और वाष्पन, वाष्पन तो समझते ही है, इवेपोरेशन यानी पानी का भाप बनना, तो ये शामिल होते हैं। अब क्या सही है क्या गलत है वो देखेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शैवालों से वह पोषक आधार बनता है, शैवालों से जो है वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुष कवची यानी क्रस्टेशियाई, मृदु कवची यानी मोलस्क और पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। तो कह रहे हैं शैवालों से पोषक आधार, यानी पोषक आधार क्या है? तो न्यूट्रिएंट बेस यानी फूड चैन की नींव, कि भाई शैवालों से वह फूड चैन की नींव बनती है जिस पर जो है कौन कौन से जीव? तो मत्स्य यानी फिश हो गए, मछली हो गई, ये सब हो गए। परुष कवची जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियस बोलते हैं, जैसे में केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, ये सब जीव हो गया। मृदु कवची यानी मोलस्क, ये क्या हो गया? जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गया। फिर पक्षी और सरीसृप और स्तनधारी, ये सब फलते फूलते हैं। तो क्या ये सही है? या आर्द्रभूमि का काम क्या ये है? ये देखेंगे उसका काम क्या है। क्या आर्द्रभूमि का कार्य पूछ रहा है, तो पहला क्या कार्य है, क्या दूसरा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आर्द्रभूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये अवसाद संतुलन क्या होता है और मृदा स्थिरीकरण क्या होता है? तो अवसाद का क्या मतलब होता है? अवसाद का मतलब होता है मिट्टी या गाद होता है जो नीचे बैठा होता है, तो उसको अवसाद संतुलन यानी क्या होता है? सेडिमेंट ट्रैपिंग करेंगे कि उसको मेंटेन करके रखेंगे, कितना ज़्यादा होना चाहिए कितना कम। मृदा स्थिरीकरण की बात कर रहा है, यानी कि मिट्टी को बहने से रोकना, कि अगर मिट्टी बह रही है पानी के साथ तो उसको रोकने का काम करता है। तो क्या आर्द्रभूमि ये काम करता है? डी ऑप्शन कह रहा है कि जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, यानी जलीय पादप जो होते हैं, जो जल में पादप होते हैं, वो भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को, अगर यदि अधिक पोषक हो गया तो उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो अब जैसे इसमें मान लेते हैं भारी धातु में क्या आ जाएगा? तो जैसे पारा आ जाएगा, कैडमियम आ जाएगा, सीसा आ जाएगा, ये भारी धातु हो जाएंगे। और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस की अधिकता हो गई, तो जलीय पादप जो है इन लोगों को अवशोषित कर लेंगे। तो अब चलते हैं, पहले समझते हैं एक एक क्वेश्चन पे। तो इसमें आर्द्रभूमि का काम क्या है? आर्द्रभूमि का काम है ये है डी, कि जलीय पादप भारी धातु और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। ये ध्यान रखें, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप प्रायः सी आंसर करते कि हाँ आर्द्रभूमियाँ जो है अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आर्द्रभूमि होता क्या है कि मान लेते हैं ये ज़मीन है, सरफेस है, उसके ऊपर पानी भर गए और कुछ पेड़ पौधे जलीय पादप उग गए, तो जो है ये ज़मीन जो है सरफेस वो पानी के नीचे डूबा हुआ होता है, तो वो आर्द्रभूमि कहलाता है, वेटलैंड्स कहलाता है। अब हम समझते हैं वेटलैंड्स के बारे में कि गुर्दों का क्या काम है, गुर्दे के रूप में कैसे काम करता है। गुर्दा का क्या मतलब हो गया? किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है? जो आपके शरीर में यदि किडनी है तो खून को फिल्टर करते हैं, विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स निकालते हैं, किसके? तो यूरिन्स के माध्यम से। अधिक लवण या पोषक तत्व हटाते हैं, शरीर को शुद्ध प्यूरिफाई करते हैं। किडनी लिवर, इसी के माध्यम से तो ही हमारा यूरिन निकलता है फिल्ट्रेशन होकर के। तो वेटलैंड्स भी क्या करता है? वाटर प्यूरिफायर या फिल्टर ऑफ अर्थ कहलाता है। तो पहला ऑप्शन था हमारा आर्द्रभूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह और मृदा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। तो सतही अपवाह का पहले हम मतलब देखते क्या होता है? पानी का सतह पर बहना, जिसको सरफेस रन ऑफ कहते हैं। दूसरा है अमृदा अंतःस्रवण यानी इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में क्या है? पानी का मिट्टी के अंदर जाना, कि ये मिट्टी है, पानी इसके अंदर जा रहा है। वाष्पन का मतलब समझते ही है कि पानी का भाप बनना। तो यह बताता क्या है? वेटलैंड जो है हाइड्रोलॉजिकल रेगुलेशन करता है। वर्डिक्ट क्या है? जैसे कि स्टेटमेंट जो है वैज्ञानिक रूप से सही है, लेकिन फिल्टरिंग नहीं करता है वो, कि भाई वो सतही अपवाह को थोड़ी ना बताता है, वो पानी की सतह पर बहना या अमृदा अंतःस्रवण, तो उसका कार्य थोड़ी ना है ये वेटलैंड्स का। तो ये था ऑप्शन हमारा क्या था? डी, कि आर्द्रभूमि का कार्य क्या था? तो जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। अब कैसे? जैसे देखते हैं, जलीय पादप क्या हो गया? एक्वेटिक प्लांट्स में पानी में उगने वाले पौधे। भारी धातु जैसे में हमने देखा पारा, सीसा पे बात किया था, कैडमियम पे किया था। पोषकों का आधिक्य का मतलब जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की अधिकता को उसको अवशोषित कर लेंगे और अपने अंदर खींच लेंगे। तो ये क्या करता है? वेटलैंड जो है टॉक्सिक मेटल्स हटाती है। तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का वो भी फिल्ट्रेट करती है। तो ये वेटलैंड जैसे टॉक्सिक मेटल हटा दी, जो भारी धातु है, खराब धातु है। न्यूट्रिएंट पॉल्यूशंस कम करती है, पानी को शुद्ध करती है। तो यह किडनी का काम भी तो यही है कि फिल्टरिंग करती है, डिटॉक्सिकेशन करती है और फिर प्यूरिफिकेशन करती है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का एनालिसिस कि आर्द्रभूमि का कार्य क्या है। तो वही है जलीय पादप भारी धातु और पोषक तत्वों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कौन से सही है। पहला ऑप्शन है कि PM 2.5 का 24 घंटा माध्य यानी 24 आवर्स का जो माध्य है वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक माध्य जो है यानी ये एनुअल माध्य जो है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है, यानी किसी वर्ष में यदि ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर होता है तो वो प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। यानी तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, पहला स्टेटमेंट कह रहा था PM 2.5 पूछ रहा है, जिसका कह रहा है कि 24 घंटा का माध्य कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो WHO के अकॉर्डिंग दे रहा है, और कह रहा है कि PM 2.5 का जो वार्षिक माध्य जो है वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये दिशा निर्देश है या कम या ज़्यादा है वो देखेंगे। दूसरा, ओजोन प्रदूषण जो है, ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर कब, तो प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, क्या वो ज़्यादा है, क्या वो सही है। तीसरा, PM 10 की बात कर रहा है, फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, यानी रक्त प्रवाह जो आपके बॉडी में जो ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि फेफड़े के अवरोध है, यानी फेफड़ा इसको छेद करके और इसमें ब्लड फ्लो में पहुंच जाएगा। फोर्थ कह रहा है कि वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है, तो ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि वायु में यदि अत्यधिक ओजोन होगा तो ऑब्वियसली बात है हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो अब चलते हैं इसके जितने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, कीवर्ड है, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें कि WHO का वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश क्या है, पहले वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे PM 2.5 का क्या मामला है। तीसरा, ओजोन प्रदूषण का। और चौथा देखेंगे PM 10 का मामला क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे इससे क्या क्या नुकसान होता है, क्या ओजोन से दम्मा होता है या फिर ये और फेफड़े का अवरोध का रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, वो सब देखेंगे। ठीक, अब समझते हैं एयर पॉल्यूशन, क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड था। जब वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में हानिकारक गैसें, कण यानी पार्टिकल या जैविक अंश इतनी मात्रा में हो जाए कि मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और संपत्ति को नुकसान पहुँचे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषक के टाइप्स की बात करें तो एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 5 स्टार के तौर पे आप ध्यान दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन आता है, तो वैसे जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जो डायरेक्ट स्रोत से निकल रहे हैं, उसे हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यानी प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। जैसे में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये व्हीकल से निकलते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं, ध्यान रखें, थर्मल पावर प्लांट से केवल CO2 ही नहीं बल्कि SO2 भी निकलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO व्हीकल से निकलते हैं। PM 2.5 और PM 10 कणकीय पदार्थ डस्ट और बर्निंग से उत्पन्न होते हैं। और NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं वो फर्टिलाइजर और लाइव स्टॉक से निकलते हैं, यानी पशुपालन से निकलते हैं। तो ध्यान रखें कि PM 2.5 और PM 10 ये भी क्या है, तो ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का बस नाम ध्यान रखें, CO, SO2, NO, PM 2.5, PM 10 और NH3, ये सभी क्या है, तो ये सभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यानी प्राथमिक प्रदूषक है। अब हमारा सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स यानी द्वितीयक प्रदूषक, जो वायुमंडल में जो है रासायनिक क्रियाओं से बनते हैं। पहला था वो डायरेक्ट निकलते हैं सीधे, और ये पहले क्या किया, रासायनिक किसी से क्रिया किया फिर उत्पन्न हुआ, तो ये रासायनिक क्रियाओं से बनते हैं। जैसे ओजोन O3, NOx और सनलाइट यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सनलाइट से। पैन है यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये पैन होता क्या है, तो ये होता है पेरोक्सी एसिटाइल जो है नाइट्रेट होता है, ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ये मोस्ट पावरफुल सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। ये एसिड रेन की बात करें तो AC2 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर, इससे मिलकर के एसिड रेन बनता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ओजोन अच्छा होता है कब, वो स्ट्रेटोस्फीयर में हो तब, समताप मंडल में हो तब। बैड होता है, खराब होता है कब, ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में। जब यदि यानी जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल होता है ना, तो अगर इस मंडल में यदि ओजोन बन रहा है तो वो नुकसानदायक होगा, परंतु इस मंडल में जो होता है वो क्या होता है, वो लाभदायक होता है वो। अब समझते हैं PM यानी पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। ये एक सेकेंड, पार्टिकुलेट मैटर, तो पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 10 क्या होता है, डायमीटर जिसका है यानी व्यास 10 माइक्रोन से ज़्यादा हो, 10 माइक्रोन हो यानी 10 माइक्रोन या उससे ज़्यादा हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जाता है यानी जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। PM 2.5 क्या है, तो जिसका डायमीटर जो है 2.5 माइक्रोन से कम या उसके बराबर हो, ये भी है सॉरी, तो ये 10 माइक्रोन से कम या ज़्यादा हो PM 10 का डायमीटर जो होता है। लंग्स की बात करें तो ब्लड स्ट्रीम तक जा सकता है, ब्लड स्ट्रीम मतलब यही सर्कुलेशन फ्लो तक जा सकता है।
लेकिन PM 2.5 जो है ज़्यादा खतरनाक होता है, मोर हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये कण है, तो बहुत जल्दी अंदर तक प्रवेश कर जाता है ये। अगर इन सभी के प्रमुख स्रोत की बात करें तो जैसे एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित जो स्रोत है उसमें क्या है, जैसे व्हीकल्स हो गए या परिवहन, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रियल एमिशन जो उद्योग से उत्सर्जित होते हैं, बायोमास बर्निंग हो गए जैसे पराली वगैरह जलाना, या और भी बायोमास बर्निंग हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गए जो विनिर्माण से धूल उत्पन्न होते हैं निर्माण कार्य से, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग यानी यही है कि फसल का अवशेष जो जलाया जाता है जैसे स्टबल बर्निंग पराली हो गया। फिर उसके बाद नेचुरल सोर्स की बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है उससे, डस्ट स्टॉर्म्स यानी कोई धूल का तूफान आया फिर उससे हो गया, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लग गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए। तो ये सब जो है कुछ वो पॉल्यूटेंट्स के यानी प्रदूषण के स्रोत है। अब स्मॉग के बात की हम बात करते हैं, स्मॉग के प्रकार की। ये हम देख इसीलिए रहे क्योंकि आगे जो हमारा क्वेश्चन था उसे देखने से पहले उसका बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। और एयर पॉल्यूशन का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि आप अगर एक ही जगह एयर पॉल्यूशन से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है देख लोगे तो फिर उसे दिक्कत नहीं होगी समझने में। स्मॉग के प्रकार की बात करें तो क्लासिकल स्मॉग जैसे लंदन स्मॉग जिसे कहते हैं, ये क्या है तो SO2 प्लस कोल बर्निंग। एक सेकेंड, हाँ, तो ये किससे उत्पन्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और कोल बर्निंग से, जिसे क्लासिकल स्मॉग कहते हैं। कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट रिड्यूसिंग टाइप इसे कहा जाता है। एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, पहला क्या है हमारा क्लासिकल स्मॉग जिसे लंदन स्मॉग कहा जाता है, और दूसरा फोटोकेमिकल स्मॉग जिसे LOS लॉस एंजलिस स्मॉग कहा जाता है, सॉरी। तो NOx नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स प्लस सनलाइट, ओजोन, पैन यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हमने देखा था। फिर अर्बन एरियाज़ में ये सब होते हैं। तो दिल्ली स्मॉग क्या है, मोस्टली फोटोकेमिकल प्लस पार्टिकुलेट स्मॉग है ये, जो ये किससे उत्पन्न होते हैं तो यही ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से, हाइड्रोकार्बन, सनलाइट से। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और कोल बर्निंग से होता नहीं है दिल्ली में। एसिड रेन की बात करें अम्ल वर्षा की, तो फॉर्मेशन कैसे होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। फिर HNO3 प्लस रेन, ये इसका जो है रिएक्शन ज़रूरी नहीं है, केमिकल रिएक्शन ये ज़रूरी नहीं है और ना ही केमिकल फार्मूला ज़रूरी है, बस इसका ये एसिड रेन होता है क्या है तो इम्पैक्ट इसका होता है सोयल न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है, जो मिट्टी का पोषक तत्व जो है वो ख़राब हो जाएगा, फॉरेस्ट डैमेज हो जाते हैं, जंगल खराब हो जाते हैं, मार्बल कोरिजन हो जाता है, जैसे ताज ट्रेपेजियम जोन यानी ताजमहल के क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन लाया गया है। क्यों? ताकि अम्ल वर्षा से ताज का जो मार्बल है वो ख़राब ना हो ताजमहल का। हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आई में इरिटेशन यानी आँख इरिटेट करने लगेगा, आँख में जलन हो जाएगा, अस्थमा अटैक हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली बात है कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, हार्ट बीट का प्रॉब्लम, लो बर्थ वेट हो सकता है। अब जो सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि WHO एयर क्वालिटी गाइडेंस क्या है जो 2021 में WHO ने जारी किया था, PM 2.5 का लिमिट जो हमारा क्वेश्चन में भी पूछ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखें इसको। टाइप क्या है, लिमिट क्या है, जैसे एनुअल माध्यम, अब एनुअल वार्षिक माध्य कितना होना चाहिए एनुअल मीन तो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, वो यही दे रहा था क्वेश्चन में कि क्या PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है अगर 24 आवर माध्य यानी 24 घंटे का माध्य कितना होना चाहिए मीन तो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारा पहला ऑप्शन यही कह रहा था। अब PM 10 का एनुअल क्या है तो PM 10 का जो है एनुअल तो इसका उल्टा हो जाता है, जैसे इसका एनुअल कितना है 5 माइक्रोग्राम और 24 आवर का कितना है 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाता है इसका एनुअल हो जाता है, जो उसका 24 आवर का है कि एनुअल 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 24 आवर का कितना होता है तो 45 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि देखिए किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले हमें ऑप्शन में ही दे चुका है कि 24 आवर माध्य जो है वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PM 2.5 की लिमिट कह रहा है। और एनुअल माध्यम जो होना चाहिए वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से, यानी साल का वार्षिक माध्य उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PM 10 की बात करें तो ये वार्षिक माध्य कितना कह रहा है 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं, और 24 घंटे का 45 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं। अब हम कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जो मुख्य कारक किसकी वजह से होते हैं। तो ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI किसके द्वारा डेवलप किया जाता है तो CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड के द्वारा। किसके अंडर तो NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड क्या है तो 8 पॉल्यूटेंट्स इसमें शामिल होते हैं। कौन तो जैसे PM 10, PM 2.5 यानी PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर यानी कण पदार्थ, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसे कण पदार्थ कहते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन और NH3 अमोनिया और PB यानी मरकरी।
सॉरी पीबी लेड यानी सीसा होता है। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स है जिसके बेस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। अब एयर क्वालिटी के इंडेक्स की कैटेगरी क्या है? अगर 0 से 50 आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मान लेते हैं इंडेक्स तय किया गया कि 0 से 50 के बीच में यदि नंबर है तो ये गुड होगा, और ग्रीन कलर इसको दिया जाता है सिग्नल के तौर पे, इंडिकेशन के तौर पे। कौन सा कलर? ग्रीन, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। 51 से 100 के बीच में यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यदि 51 नंबर से 100 नंबर के बीच में पहुँच गया तो ये सेटिस्फैक्ट्री है कि हाँ ठीक है, संतुष्टिजनक है, पर लाइट ग्रीन इसको दिया जाएगा, हल्का ग्रीन दिया जाएगा। यदि 101 से 200 के बीच में चला गया तो मॉडरेट यानी इसको मध्य दिया गया और इसको येलो कलर दिया जाता है। 201 से यदि 300 के बीच में यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर चला गया तो पुअर हो गया, कैटेगरी क्या हो गया? पुअर। और कलर कौन सा दिया जाएगा? तो ऑरेंज दिया जाएगा। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर 301 से 400 के बीच में चला गया तो वेरी पुअर, और ये रेड कलर दिया जाएगा इसको। और यदि 400 से 500 के बीच में चला गया तो सीवियर, और डार्क रेड दिया जाएगा, जो दिल्ली का सिचुएशन यही होता है, 400 से 500 के बीच में होती है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? सीवियर और डार्क रेड में रहते हैं। तो ये एयर क्वालिटी हो गई। ये हमने देख लिया कि किसका एनुअल, वो PM 2.5 का एनुअल और 24 आवर का माध्य कितना होता है। अगर कुछ इंडियन लॉज की बात करें, भारतीय लॉ क्या है, तो एयर जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 यानी वायु जो है प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कितना है? तो 1981। और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन दोनों के तहत ही वायु से संबंधित जो भी डेटा है वो तैयार किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। इंस्टीट्यूशन कौन कौन शामिल है एयर पॉल्यूटेंट्स में जो कंट्रोल करने के लिए? तो CPCB है यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड है। फिर SPCB यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य का भी हो जाएगा। और MOFCC EFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन वाले मंत्रालय हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो NCAP 2019 से जारी है, जिसको कहते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। टारगेट इसका क्या था? तो 20 से 30% तक रिडक्शन करना PM लेवल्स में 2024 तक। बेस ईयर क्या था? तो 2017 था इसका। सिटीज़ जैसे 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ था। नेचर क्या है? तो ये नॉन स्टैट्यूटरी है यानी सांविधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया है, संसद द्वारा नहीं। सिटी एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाता है कि किसके सिटी में किस एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा। एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड और क्या कार्य किया जाता है, कार्रवाई किया जाता है, उसका देखते हैं। जैसे ये है GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। हमने बहुत बार सुना है कि दिल्ली में GRAP लागू हुआ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये कब लागू किया जाता है? जब ये लागू किया जाता है जब एयर पॉल्यूटेंट दिल्ली में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, AQI लेवल पुअर हो जाए, वेरी पुअर हो जाए, सीवियर हो जाए। जैसे डस्ट कंट्रोल करने के लिए डीजल जनरेटर बैन करने के लिए लागू किया जाएगा यदि वेरी पुअर हो गया तो। अगर सीवियर हो गया तो व्हीकल रिस्ट्रिक्शन की, भाई आप प्राइवेट व्हीकल लाओगे ही नहीं, सरकारी व्हीकल पे आओ जाओ। अप्लाई मेनली इन NCR, क्योंकि NCR में ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अब हम कुछ देखते हैं जो इंडोर एयर पॉल्यूशंस क्या होता है। इंडोर एयर पॉल्यूशंस का मतलब होता है जो आप घर के अंदर से उससे उत्पन्न हो, जैसे चूल्हा, बायोमास, किरोसिन, इन सभी से पॉल्यूशन उत्पन्न होना। इम्पैक्ट क्या होता है? तो वुमेन प्लस चिल्ड्रेन मोस्ट अफेक्टेड होते हैं। और स्कीम क्या है? तो PM उज्ज्वला योजना, इसी को ख़त्म करने के लिए गैस सिलेंडर के माध्यम से चूल्हा को ख़त्म करो, बायोमास और किरोसिन को ख़त्म करो इसके यूज को। अब एक हम समझते हैं कि AQI जो है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे बनता है, ये काउंटिंग कैसे होती है, इसे देखते हैं। यह प्रोसेस समझना इसीलिए ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया कैसे जाता है। तो एयर क्वालिटी क्या है? एक संख्या बताती है कि हवा इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है। कि मान लेते इतना से इतना के बीच का यदि हवा की इसमें पार्टिकुलेट मैटर है या कुछ इतनी संख्या है तो वो अच्छा है या बुरा है। तो भारत में AQI स्केल है 0 से 500 तक। AQI में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स गिने जाते हैं? तो हमने 8 पॉल्यूटेंट्स ऊपर अभी बात किया कि PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लीड PB यानी जिसको सीसा बोलते हैं। ये बात ध्यान रखें, AQI का फाइनल स्कोर जो है वो सबसे खराब पॉल्यूटेंट पर आधारित होता है। AQI अगर अच्छा ईयर रहता है तो हम AQI निकालते हैं, क्योंकि भाई तो अच्छा है, ये निकालने की नीड ही नहीं है। अब AQI जैसे अब बनाते कैसे, AQI निकालते कैसे? तो मॉनिटरिंग स्टेशन डेटा लेते हैं। जैसे हर पॉल्यूटेंट का लेवल मापा जाता है कि PM 2.5 एयर में कितना है, फिर ओजोन एयर में कितना है, और वो एक सैंपल मान लिया गया कि इस क्षेत्र से इतना एयर सैंपल ले लिया गया और उससे मापा जाता है। फिर NO2, या फिर आप जैसे मान लो कोई मशीन लगाए तो उससे आपको पता चल जाए कि ये कितना है उतना। तो पहले क्या मापा जाता है? PM 2.5 कितना है, तो ओजोन कितना है, NO2 कितना है। अब हर पॉल्यूटेंट का जो है सब इंडेक्स बनता है। जैसे हर पॉल्यूटेंट के लिए अलग अलग स्केल होता है। जैसे PM 2.5 के लिए AQI कितना, 250, ओजोन कितना, तो AQI 120, NO2 के लिए AQI तो 60 होना चाहिए। हर का अलग अलग स्केल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हाईएस्ट सब इंडेक्स बराबर फाइनल AQI यानी
जो सबसे ज़्यादा मान लेते हैं PM 2.5 250 है, तो फाइनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका क्या बनेगा 250। यदि मान लेते हैं NO2 कितना है 300 है, तो आपका वो 300 बन जाएगा AQI। तो वर्स्ट पॉल्यूटेंट डिसाइड करता है AQI कितना होगा कितना नहीं होगा। अब इसके लिए क्या एक प्रोसेस ये है कि सरकार ने टेबल बनाई हुई है। कैसे कि मान लेते हैं जैसे कि सरकार ने कहा कि PM 2.5 जो है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से, यदि 0 से 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यदि एयर में है PM 2.5, तो उसका AQI कितना होगा 0 से 50 के बीच में होगा। यदि 16 से 30 है तो 51 से 100 के बीच में होगा। यदि 31 से 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तो 100 से 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा। तो वही बात है कि यदि अगर 91 प्लस हो गया तो 301 प्लस उसका 301 से ज़्यादा हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो यदि मान लेते हैं कि अगर PM 2.5 110 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तो वो जाएगा, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा 300 प्लस में हो जाएगा। तो ये एक डिसाइड हो जाता है, एक टेबल बना दिया जाता है कि अगर इतना से इतना के बीच में रहेगा तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो जाएगा। अब यदि हम कंपैरिजन करें PM 2.5 की और PM 10 की, इन दोनों की नीड नहीं है, यही दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो PM 2.5 क्या है बहुत सूक्ष्म कण होता है, PM 10 बड़े कण होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि PM 2.5 कण कौन सा होता है तो जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए तो 2.5 माइक्रोन से कम या उसके बराबर होना चाहिए, जबकि PM का 10 माइक्रोन से कम या बराबर, इसीलिए तो 10 दिया हुआ है, PM 10 और PM 2.5 नाम दे दिया गया। सोर्स क्या है PM 2.5 का तो वाहन हो गया, कोल हो गया, बायोमास हो गया, बर्निंग, ये सभी क्या है तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, प्राथमिक प्रदूषक है। ये धूल हो गए, निर्माण हो गए, सड़क निर्माण से बनेंगे वो। अब बॉडी में कहाँ जाता है तो ये लंग्स प्लस ब्लड स्ट्रीम में जाता है कौन तो PM 2.5 जाएगा लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में, PM 10 अपर लंग्स में जाएगा। डिजीज क्या होगा तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इससे कफ ब्रोंसिट्स हो सकता है। WHO फोकस क्या है तो PM 2.5 सबसे खतरनाक होता है, PM मॉडरेट डेंजर होता है। अगर वेदर रिलेशन की बात करें तो सर्दी में ज़्यादा होगा, धूल भरे मौसम में ज़्यादा होगा, यानी PM 2.5 सर्दी में ज़्यादा और PM 10 धूल भरे मौसम में ज़्यादा होगा। ओजोन कब बनता है तो ओजोन सबसे ज़्यादा कब बनता है, तेज़ धूप हो, ज़्यादा गर्मी हो, वाहन प्रदूषण हो, इसमें ज़्यादा बनता है, यानी गर्म साफ और धूप वाले मौसम में ज़्यादा ओजोन बनता है। खराब मौसम बारिश ठंड या तूफान में यानी प्रतिकूल मौसम में नहीं बनते हैं, इसमें ओजोन टूट जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब जैसे दिल्ली में गर्मी के महीनों में ओजोन ज़्यादा होता है, सर्दी में PM ज़्यादा होता है, ओजोन कम होता है। PM 2.5 और उससे छोटे पार्टिकल्स जो है ये लंग्स की गहराई तक जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में घुस सकते हैं, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें घुस जाते हैं। और PM 10 तो नाक गला अपर लंग्स तक ही रह जाता है, ब्लड में नहीं जाता है ये। जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि PM 10 ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं, ये नहीं होता है ये। तो अब चलते हैं, हमने बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल देख लिया, अब हम क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। और नीड भी थी इसकी, क्योंकि ईयर पॉल्यूटेंट से रिलेटेड प्राय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बुक्स में थोड़ी कम दी हुई रहती है एक साथ। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है तो पहला कह रहा था कि PM 2.5 का 24 आवर मीन यानी 24 घंटा माध्य जो है 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और PM 2.5 का वार्षिक माध्य कितना होना चाहिए तो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 24 घंटे का माध्य 15 माइक्रो और वार्षिक का 5 माइक्रो, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा था कि किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, गलत बात है। ये प्रतिकूल मौसम के दौरान ना होकर के जब अच्छा साफ़ सुथरे मौसम रहते हैं जैसे गर्मी के मौसम में तब होता है ये, अभी हमने देखा, तो ये गलत हो गया। तो जैसे ही दूसरा गलत हुआ तो हमारा ये बच गया। तीसरा कह रहा है ऑप्शन कि PM 10 जो है फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश PM 10 नहीं करता है बल्कि PM 2.5 करता है वो, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या बी कि वायु में अत्यधिक ओजोन जो है दम्मा को उत्पन्न कर सकता है, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट। तो हम अगर इतने डिटेल्ड नहीं समझे रहते PM 10 और PM 2.5 तो कैसे समझ में आता कि ब्लड प्रवाह में कौन सा जाता है, PM 10 या PM 2.5 जाता है। तो इसका आंसर है बी, केवल 1 और 4 सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट को लेकर है। इन्वायरमेंट में 45 नंबर क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है, कौन से सही पूछ रहा है। पहला, यह एक कवक है। क्या गुच्छी? गुच्छड़ी एक जंगली मशरूम होता है। जंगली मशरूम मतलब जंगली खाद्य मशरूम, यानी जैसा मशरूम जो जंगल में उगता है पर वो खाने योग्य मशरूम होता है। तो क्या यह एक कवक है? दूसरा ऑप्शन, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगते हैं। यह कुछ जो है वन हिमालयी क्षेत्रों में उगते हैं। तीसरा, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। ध्यान से पढ़े इस ऑप्शन को, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी जो है वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है।
एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो और आपने ठीक से पढ़ाई की है, स्टडी की है, अगर आपको लगता है कि ये तो मैंने उस इलाके के बारे में पढ़ा हुआ है पर कभी पढ़ा ही नहीं, जैसे मान लेते हैं आपने बहुत सारे वर्षावन वगैरह या उत्तर पूर्व के बारे में पढ़े होंगे, पर उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। कभी सुना है कि मशरूम की खेती उत्तर पूर्व में हो? जैसे चाय की होती है, जूट का होगा और सब की होगा, पर कभी मशरूम का उत्तर पूर्वी हिमालय की तलहटी में सुना है? यदि आपको लगता है कि हाँ ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप प्रायः उसे गलत कर देना, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अब ये इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें फिर हम पढ़े हुए रहते, फिर हमें लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, हो सकता है सही होगा, नहीं होगा, सही होगा, गलत होगा, इसी कन्फ्यूजन में लेकर के ये क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो अब चलते हैं गुच्छी में। ये देखो, ये जंगली मशरूम ऐसे है, ये देखो ये जंगली मशरूम, ये है, ये मशरूम, ये भी मशरूम है, ये भी मशरूम है। तो इस तरीके का मशरूम की अलग अलग प्रजाति हो सकती है। अब समझते हैं गुच्छी है क्या। गुच्छी क्या है? गुच्छी एक जंगली खाद्य मशरूम यानी वाइल्ड एडिबल मशरूम है, जो कवक यानी फंगस वर्ग से संबंधित है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कवक है, तो सही हो गया। और प्राकृतिक रूप से उगती है, ये प्राकृतिक रूप से उगती है। वैज्ञानिक पहचान इसकी बात करें तो फंजाई है। यदि इसकी जेनस बात करें तो मोरसेला है ये, तो ये मोरसेला। अब मशरूम क्या है? तो पौधा नहीं है, बल्कि मशरूम क्या है? कवक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। गुच्छी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ भागों में लद्दाख। जलवायु क्षेत्र क्या है? तो टेम्परेट और सब अल्पाइन जोन्स में। टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण और सब अल्पाइन जोन्स यानी उप अल्पाइन क्षेत्र में ठंडा और नम वातावरण में। वन प्रकार क्या है? तो देवदार, पाइन, फर, ओक के वन में पाए जाते हैं, ये मशरूम हो गए। गुच्छी किन परिस्थितियों में उगती है? तो तापमान ठंडा से मध्यम, नमी बर्फ पिघलने के बाद की नम मिट्टी। भूमि क्या है? तो जैव पदार्थ से भरपूर होनी चाहिए, जैसे ये देखो ये जैव पदार्थ से भरपूर, पत्ते वत्ते गिरे होने चाहिए, सरे होने चाहिए। आग से संबंध क्या है? तो कई बार फॉरेस्ट फायर के बाद अधिक मात्रा में उगती है, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाता है। ये लाइन ध्यान रखें कि यदि फॉरेस्ट फायर के बाद जो है कई बार अधिक मात्रा में उगती है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट फायर से राख बनेंगे, राख से क्या है? मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाएंगे। इसे पोस्ट फायर स्पीशीज एसोसिएशन का उदाहरण माना जाता है कि आग के बाद एक ऐसा प्रजाति जो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यदि इसकी जैविक विशेषता यानी बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो बीजाणुओं से प्रजनन करते हैं, स्पोर से, यानी एक से ऐसे ही, वो बीज की नीड नहीं होती। अब देखो जैसे ये ज़मीन के ऊपर दिखाई देने वाला भाग ही गुच्छी होता है। अब जो नीचे है जड़ वो नहीं, बस ज़मीन के ऊपर जो छाते जैसा भाग दिखाई देता है वही होता है। पोषण लेने का इसका तरीका क्या है? तो मृत जैव पदार्थ से पोषण लेता है। कभी कभी पौधों के साथ सहजीवन यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है ये। अब यदि इसकी बात करें गुच्छी की खेती कठिन क्यों है? तो मुख्य कारण क्या है? तो विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है और विशेष सूक्ष्म जीवों पर निर्भरता होता है। इसमें तापमान और नमी का सटीक संतुलन आवश्यक होता है, इसीलिए कंट्रोल्ड फार्मिंग में उगाना बहुत मुश्किल है। आज भी मुख्य रूप से वाइल्ड कलेक्शन से ही प्राप्त की जाती है। तो इसका मतलब है कि गुच्छी की कमर्शियल कल्टीवेशन यानी वाणिज्यिक खेती इसके सफल नहीं हो पाई है अभी तक। अब यदि इसकी आर्थिक महत्व देखें तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत मूल्यवान होता है कि बाजार मूल्य, यदि फ्रेश मशरूम की यदि गुच्छी की बात करूँ तो 3000 से 6000 प्रति किलोग्राम इसका मूल्य होता है। और यदि ड्राइड यानी जो सूखा हुआ होता है बाद में, जैसे अभी ले लिए और बाद में उसको सुखा करके प्रोसेस करके रख दिए, तो उसका 20,000 से 40,000 प्रति किलोग्राम या उससे अधिक होती है। इसका उपयोग कैसे? तो लग्जरी फूड में और एक्सपोर्ट मार्केट्स में किया जाता है। आजीविका की बात करें तो हिमालय ग्रामीण समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण सीजनल इनकम सोर्स है कि एक सीजन में इसका अच्छा इनकम हो जाता है, इसलिए इसे हिमालय गोल्ड कहा जाता है। हिमालय का गोल्ड किसे कहा जाता है? तो गुच्छी को, गुच्छी मशरूम जो जंगली मशरूम होता है। यदि इसकी कानूनी एवं नीति पक्ष की बात करें तो जंगल वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या है, इसको गुच्छी को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी लघु वनोपज माना जाता है। लघु वनोपज क्या होता है? वन में मान लेते हैं जैसे काष्ठ यानी बड़े बड़े लकड़ी को छोड़ करके कोई भी वन से प्राप्त उत्पाद, उसको लघु वनोपज माना जाता है। तो स्थानीय समुदाय को संग्रह करने का अधिकार होता है, जबकि काष्ठ या बड़े लकड़ी को जो है स्थानीय समुदाय को वो संग्रह करने का अधिकार नहीं होता है। आप काट करके बड़े बड़े लकड़ी के वो लट्ठे को बेच नहीं सकते हैं। तो ये एमएफपी हो गया कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी लघु वनोपज हो गया। और एक होता है एनटीएफपी यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही कहा जाता है कि लकड़ी के अलावा मिलने वाले वन उत्पाद। तो यही होता है, इसको ही एमएफपी कहा जाता है कि जो मेन लकड़ी होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट होता है। अब जैसे लकड़ी सिल्ला हो गए बड़े बड़े मोटे मोटे, उन सभी के अलावा। अब यदि हम बात करें कवक क्या है, तो कवक ऐसे जीव है जो न तो पौधे और न ही जानवर बल्कि एक अलग जैविक जगत यानी किंगडम फंजाई के अंतर्गत आते हैं और अपना भोजन अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। कवक जो है अपना भोजन जो है वो अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, ये बात ध्यान रखें, एब्जॉर्प्शन के माध्यम से।
ये जो है इनमें क्लोरोफिल नहीं होते, ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करता ही नहीं है। ये भोजन को अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन से लेते हैं। ये कोशिका भित्ति में चिटिन होती है यानी सेल वॉल में कोशिका भित्ति में, अधिकतर बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं यानी कोशिका भित्ति जो है इसकी चिटिन होती है, यानी कवक एक कोशिकीय और दो कोशिकीय भी बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, दो कोशिकीय नहीं। कवक की संरचना की बात करें तो मुख्य भाग क्या है इसका, तो हाइफेई यानी सूक्ष्म धागे जैसी संरचनाएं, और माइसेलियम यानी हाइफेई का जाल या यह असली शरीर होता है। फ्रूटिंग बॉडी यानी ऊपर दिखाई देने वाला भाग जो ऐसे होता है जैसे मशरूम। ज़मीन के ऊपर दिखने वाला भाग पूरा कवक नहीं, केवल फ्रूटिंग स्ट्रक्चर ही होता है वो। यदि कवक के प्रकार की बात करें तो जैसे ईस्ट हो गया, एक कोशिकीय होता है ईस्ट, उदाहरण के लिए ब्रेड, एल्कोहल और फर्मेंटेशन जो ऊपर बन जाता है ऐसे ऐसे। और उसके बाद क्या है, मॉल्ट्स है, ये कपड़े और भोजन पर उगने वाले होते हैं ये। फिर एक होता है मशरूम होता है जो बड़े फ्रूटिंग बॉडी होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, कुछ एडिबल और कुछ पॉइजनस भी होते हैं। यदि सहजीवन के विशेष रूप में देखें कि सिम्बायोटिक रिलेशंस किसके साथ होता है, तो माइकोराइजा इसका एग्जाम्पल है कि प्लांट का जड़ और फंगस होता है, पानी और फॉस्फोरस अपटेक बढ़ाता है ये, यानी जल और जो फास्फोरस का उसका अवशोषण बढ़ाता है। लाइकेन हो गया, जैसे फंगस और एल्गी मिल करके या साइनोबैक्टीरिया मिल करके लाइकेन बनाते हैं। तो माइकोराइजा और लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं। जो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि यदि थोड़ी भी एयर पॉल्यूशन होती है तो इसे नुकसान होने लगता है। तो हमने ऊपर जो कवक की स्ट्रक्चर की बात की थी, तो ये जड़ जो होता है वो हाइफेई होता है, ये स्टेम हो गया इसका तन्ना, फिर इसके बाद वेलम हो गया और गिल्स हो गए, ये देखो या ये वाला भाग, स्केल्स हो गए ये, और फिर कैप हो गया ऊपर से जो यही मशरूम होता है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि गुच्छी क्या एक मशरूम या एक कवक है, तो हाँ बिल्कुल एक कवक है। या कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, तो कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं तो उगता ही होगा, ये हिमालय क्षेत्र में तो बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो तीसरा गलत है। तो तीसरा 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हम क्या यूज करते हैं, तो पॉलिन टेरेफेथलेट के बारे में दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है और ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। यानी पॉलीइथिलीन टेरेफेथलेट के इसके तंतुओं को जो है ऊन और कपास की तंतुओं के साथ मिक्स किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु, यानी उसको और मजबूत करने के लिए ऊन और कपास के तंतुओं के साथ, तंतु मतलब रेशा होता है, इसके साथ जो है क्या, तो मिश्रण किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि इससे बने पात्रों को, इससे बने पात्र जो है किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पात्र मतलब बर्तन हो गया, पात्र मतलब कोई एक ऐसा बर्तन टाइप का जो किसी भी मादक पेय पदार्थों को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है क्या। तो यदि देखें तो पहला ऑप्शन पढ़ने से आपको क्या लगता है कि मान लेते हैं जैसे ये देखो टेरिफेथिलीन क्या है, ये पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट है, ये है, बोतल बनता है इससे, ये प्लास्टिक वाली चीज़ें है। तो ये इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं से मिलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसके गुण धर्म को प्रबलित हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर ये पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट है, प्लास्टिक की कुछ ऐसी चीज़ें हो गई और ऊन और तंतु इसको मिश्रण कर दिए तो ये मजबूत हो जाएगा। तो पहला तो बिल्कुल सही हो सकता है। दूसरा कह रहा है इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए, कह रहा है किसी भी, देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कि किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है क्या। तो यदि किसी भी मादक पेय को अगर इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल में रखेंगे तो कुछ दिन तक तो ठीक रहेगा, लेकिन ख़राब हो सकता है उसमें, क्योंकि ये वो प्रायः ग्लास में रहती है, वो शीशे वाली बोतल में। तीसरा कह रहा है कि इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो ये बोतल है, मान लेते हैं इसको पिघला करके बना करके कुछ अलग भी तो बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल से सही बात है। बस ये समझना इसमें था कि पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट होता क्या है ये। अगर ये आप समझ जाते तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजी से सॉल्व कर लेते, अन्यथा ये क्वेश्चन बहुत टफ पड़ जाता है कि पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट पता ही नहीं है, फिर उसके बाद में देखते जा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा प्लास्टिक के पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो भस्मीकरण करे और उससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। भस्मीकरण का मतलब होता है कि डिस्पोज करना, उसको रिसाइकल करना, तोड़ना, उसको पिघलाना, दूसरी चीज़ों में परिवर्तन करना। तो क्या डिस्पोज करने के लिए क्या उसको ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करना होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आप किसी मशीन का यूज करेंगे तो उससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा ही। तो 4 बिल्कुल गलत हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, अगर ये मालूम रहता तो हमारा इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा जो है किसी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट को लेकर के हम काट दिए, और चौथा जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी काट दिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच गया? ए, केवल 1 और 3। अब बाकी हम इसमें समझते हैं कि पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट होता क्या है। पीईटी यानी पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट एक प्रकार का कृत्रिम बहुलक यानी सिंथेटिक पॉलीमर है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मैनमेड बनाया गया हो। थर्मोप्लास्टिक श्रेणी में आता है। जो किस श्रेणी में आता है? तो थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग मुख्यतः पानी की बोतल, पैकेजिंग सामग्री और पॉलिएस्टर कपड़े बनाने में किया जाता है। यह पॉलिएस्टर पॉलीमर है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पीईटी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक नहीं है ये। तो बस आप इतना ध्यान रखें कि ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पीईटी कैसे बनता है? तो पीईटी 2 रासायनिक पदार्थों से बनता है, एथिलीन ग्लाइसोल यानी एथिलीन ग्लाइसोल या ग्लाइकॉल और टेरेफेथलिक एसिड से। इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से पीईटी बनता है यानी पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट। इनके बीच ईस्टर बॉन्ड बनता है, इसीलिए पीईटी को पॉलिस्टर कहा जाता है। यानी पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से ईस्टर बॉन्ड बनता है, इन दोनों को मिला दिए तो पॉलिस्टर कहना लगा, जैसे हम पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं। पीईटी की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यह हल्का होता है, मजबूत होता है, ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी, गैस और नमी को अंदर जाने से रोकता है यानी बैरियर प्रॉपर्टी होती है इसकी। सामान्य परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षित होता है, फूड सेफ्टी रखता है ये। इसलिए पीईटी जो है बोतल, पेय पदार्थों के लिए उपयोग की जाती है। पीईटी के प्रमुख उपयोग की बात करें तो जैसे पैकेजिंग में पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, खाद्य कंटेनर, वस्त्र उद्योग में जैसे पॉलिस्टर कपड़े, जैकेट, कारपेट हो गया सॉरी। अन्य उपयोग की बात करें तो फिल्म सीट में, पैकेजिंग स्ट्रैप में, यानी पॉलिएस्टर कपड़े असल में पीईटी से ही बने होते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन मन में उठेगा कि पानी की बोतल के लिए यूज कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के लिए यूज कर सकते हैं, तो फिर दारू के लिए मतलब वो ड्रिंक के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, यानी मादक पेय पदार्थों के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो सामान्य उपयोग में पीईटी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यदि बहुत अधिक गर्म करने पर, बार बार बोतल रीयूज करने पर या शराब जैसे द्रव रखने पर, मादक पेय पदार्थ, तो रासायनिक तत्व बाहर निकलते हैं। किससे? तो जो वो बोतल होता है उससे रासायनिक तत्व बाहर निकल के उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो रासायनिक तत्व बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए पीईटी बोतलों में शराब नहीं रखी जाती। शराब की बोतलें सामान्यतः कांच की होती है, ग्लास की होती है। यदि पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें पीईटी का यानी पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट की, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी ये घटक नहीं होते हैं, यानी ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं कि एक बार इसको अगर वो बाहर फेंक दिए गए तो मिट्टी में सड़ गल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यदि आप फेंक दिए तो बहुत लंबे टाइम तक मिट्टी में बरकरार रह सकता है, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल सकता है, लेकिन डिग्रेड नहीं होगा जल्दी, अपघटन नहीं होगा इसका। माइक्रोप्लास्टिक का खतरा क्या है? तो पानी में मिल जाते हैं, मछलियों द्वारा निगले जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इसे ही तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव संचय और जैव आवर्धन कहा जाता है। यदि पीईटी का पुनर्चक्रण की बात करें, रिसाइकलिंग की, तो यह सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह पुनर्चक्रणीय होते हैं, यानी रिसाइक्लेबल होता है 100%। रिसाइकलिंग के प्रकार क्या है कि मैकेनिकल रिसाइकलिंग यानी पीईटी को पिघलाकर फिर से उत्पाद बनाना। केमिकल रिसाइकलिंग कर लेंगे कि पीईटी को वापस कच्चे रसायनों में तोड़ देते हैं। रिसाइकलिंग से बनते क्या है? तो नई बोतल, कपड़े, बैग, कॉर्पोरेट, यानी उससे कुछ भी बन सकता है। इसलिए पीईटी को सबसे अधिक रिसाइकल होने वाला प्लास्टिक माना जाता है। यदि पीईटी का भस्मीकरण करेंगे यानी इसको डिकम्पोज करेंगे, जलाएंगे, तो पीईटी से क्या उत्पन्न होगा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कुछ विषैली गैसें भी निकल सकती है, ऑब्वियसली बात है। इसलिए पीईटी को जलाना पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं, यह ग्रीन हाउस गैस बढ़ाता है। यदि भारत में प्लास्टिक से जुड़े कुछ नीति की बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। इसके अंतर्गत क्या है? तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि कंपनियों को अपने प्लास्टिक कचरे के संग्रह और रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन यानी कुछ पीईटी उत्पादों पर प्रतिबंध है, लेकिन सभी पीईटी बोतलें प्रतिबंध नहीं है। यानी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का क्या मतलब कि एक बार यूज किया और वो फिर खराब हो गया तो उसको बैन है वो। तो ये रहा हमारा पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट से कुछ बेसिक जानकारी, तो जिसमें हमने देखा था कि पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट, अब इसका हमने फिर से एक बार क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसे बने पात्रों को यानी बर्तन को किसी भी मादक पेय पदार्थ को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। इसे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करे उसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। और इसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता, तो सही, ये गलत है। तो 1 और 3 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महासिर, इंडियन नाइट जार और स्पूनबिल और वाइट जो है आइबिस।
तो इसमें गोल्डन महासीर जो है वो पक्षी नहीं है। ये तो इन्वायरमेंट का स्पेसिस से क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन में यदि पता हो तो आप टिक करें, ना पता हो सीधे इसको स्किप करके आगे बढ़े। पर हम देखते हैं अभी गोल्डन महासीर, फिर इंडियन नाइट जार क्या होता है, स्पूनबिल क्या होता है, व्हाइट आइस बीज क्या होता है। तो हमारा आंसर इसमें है ए, गोल्डन महासीर जो है वो पक्षी नहीं बल्कि मछली होता है। ये रहा हमारा गोल्डन महासीर, ये मछली ऐसे इस तरीके का है। ये गोल्डन महासीर वैज्ञानिक नाम जो है टोरप्यूटोरा है, वर्ग क्या है तो फिश है, मछली है। आप इसका इमेज ध्यान रखिए गोल्डन महासीर का। कहाँ पाई जाती है तो हिमालयी नदियों में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु की सहायक नदी। भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत, यानी उत्तर भारत में पाए जाते हैं जहाँ प्रायः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की सहायक नदियों में। आवास क्या है तो साफ, ठंडा, तेज बहाव वाला पानी होना चाहिए, पहाड़ी नदियों से निकला हुआ होना चाहिए, पहाड़ी नदियाँ। इसकी संरक्षण की स्थिति बात करें तो इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त है। एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है और ये है इंडेंजर्ड यानी उससे कम है, संकटग्रस्त है। महत्व की बात करें तो स्पॉट फिशिंग में प्रसिद्ध है और ये नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक होता है। तो ये रहा हमारा गोल्डन महासीर के बारे में। दूसरा है इंडियन नाइट जार। ये देखे क्या है, इंडियन नाइट जार का इमेज देखे, आप ध्यान रखें। वैज्ञानिक नाम कैप्रीमलगस एशियाटिकस, वैज्ञानिक नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ग क्या है तो ये पक्षी है इंडियन नाइट जार। कहाँ पाया जाता है तो पूरे भारत में, खुला मैदान, जंगल के किनारे। आवास क्या है तो शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र और खेत झाड़िया में। विशेषता क्या है तो रात्रिचर होते हैं। तो इंडियन नाइट जार का सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये रखे ध्यान कि रात्रिचर होता है, दिन में ज़मीन पर छिप कर रहता है, कीट भक्षी होता है, यानी दिन में कहाँ छिप कर रहता है तो ज़मीन पर छिप कर रहता है, और रात्रिचर होता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें, इंडियन नाइट जार रात्रिचर होता है और दिन में ज़मीन पर छिप कर रहता है ये। अब नेक्स्ट है हमारा, ये रहा इंडियन नाइट जार। दूसरा है हमारा कौन तो स्पूनबिल। ये देखें, ये बत्तख टाइप का है स्पूनबिल। वैज्ञानिक नाम इंडियन स्पूनबिल का क्या है तो प्लेटेलिया ल्यूकोर्डिया, यानी वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कहाँ पाई जाती है तो भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में और झीले दलदल में। ये बात ध्यान रखें, स्पूनबिल कहाँ पाई जाएगी तो आर्द्रभूमि और दलदल वाली क्षेत्रों में। फिर यदि उसके बाद इसकी आवास की बात करें तो उथला पानी में रहता है, दलदली क्षेत्र में। विशेष पहचान क्या है तो चोंच जो है चम्मच जैसी होती है। अब इसकी चोंच देखो, ये देखो, ये चम्मच जैसी है, चम्मच ऐसे ही तो होती है चोंच। पानी में झाड़ू की तरह घुमाकर भोजन खोजता है। तो ये हो गया हमारा कौन तो इंडियन स्पूनबिल हो गया। फिर उसके बाद है वाइट आइबिस, यानी यह जो है भारत में पाई जाने वाली प्रजाति का इसका नाम क्या है तो इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यह ध्यान रखें ब्लैक हेडेड आइबिस ये इसको कहा जाता है, वाइट आइबिस को। इसे कई बार वाइट आइबिस भी कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है तो भारत के आर्द्रभूमि, यानी ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये भी यानी स्पूनबिल और वाइट आइबिस तो आर्द्रभूमि में, नदी किनारे, खेत, दलदल में। आवास क्या है वेटलैंड्स और कृषि क्षेत्र होते हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा पक्षी नहीं है, तो हमने देखा कि गोल्डन महासीर पक्षी नहीं है, इंडियन नाइट जार जो रात में सक्रिय होते हैं, स्पूनबिल और वाइट आइबिस ये तो आर्द्रभूमि क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में रहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। तो क्या अल्फाल्फा है, चौलाई यानी एमरंथ है, चना, चिकपी, तिपतिया घास, क्लोवर, कुल्फा, पर्सलेन, पालक। अब इसमें से कौन है कि नाइट्रोजन फिक्सीकरण प्लांट्स है जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण में वो फिक्सिंग में योगदान देते हैं। तो इसमें हम पहले समझेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे पदार्थ है, प्लांट्स है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में योगदान देते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग, वायुमंडल की नाइट्रोजन N2 को पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है और ये पौधे हैं, एक सेकंड हो गया, तो ये पौधे, अब इसको ये डायरेक्ट तो यूज कर नहीं सकता है, तो कुछ ऐसे तत्व या पदार्थ होंगे, पौधे होंगे, कीटाणु होंगे जो इस नाइट्रोजन को इस पौधे के उपयोग योग्य बनाएंगे। तो इसी को नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी इसमें जो बदलने की प्रक्रिया जो होती है, इसके उपयोग में उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया जो होती है वही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्योंकि हवा में नाइट्रोजन बहुत है, लगभग 78%, लेकिन पौधे सीधे N2 का उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों जरूरी है तो पौधे को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, DNA बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए। बिना नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि रुक जाती है, ये बात ध्यान रखें। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप की बात करते हैं, एक होता है जैविक यौगिकीकरण यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह जीवों द्वारा होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है सहजीवी यौगिकरण यानी सिम्बायोटिक, जब बैक्टीरिया और पौधा साथ साथ मिलकर काम करे, उदाहरण के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया प्लस लेगुमिनस प्लांट्स, यानी एक दूसरे दोनों को फायदा होता है। अब जैसे लेगुमिनस यानी दलहनी पौधे होते हैं, बीज वाले पौधे, और राइजोबियम बैक्टीरिया, ये दोनों मिलकर के
तो इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक वो फिक्सेशन बोलते हैं। तो पहला यदि सहजीवी यौगिकीकरण हो गया, तो दूसरा होगा हमारा असहजीवी यौगिकीकरण यानी फ्री लिविंग की बात करें तो बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं, उदाहरण के लिए एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। तो वहाँ था हमारा सहजीवी में राइजोबियम प्लस लेगुमिनस प्लांट्स हो गए, और यहाँ पे एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या है, तो ये असहजीवी है कि एक दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचाते, बस इसी से केवल होता है। अजैविक यौगिकीकरण यानी अबायोटिक, जैसे बिजली से, औद्योगिक, तो वो जो था हमारा असहजीवी और सहजीवी, वो जैविक का 2 प्रकार था। और उसके बाद हो गया हमारा अजैविक यानी अबायोटिक फिक्सेशन क्या है, तो बिजली से हो गया, जैसे लाइटनिंग से N2 नाइट्रेट्स में बदलना। औद्योगिक जैसे हाइबर प्रोसेस से, तो हाइबर प्रोसेस के माध्यम से अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले पादप यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कुछ प्लांट्स की बात करें तो दलहनी पादप, लेग्यूमिनस प्लांट्स, इनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स यानी मूल ग्रंथियाँ बनती है, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, उसको पौधों के उपभोग योग्य बनाते हैं। रूट नोड्यूल में क्या होता है, तो प्रक्रिया समझते हैं। जैसे राइजोबियम मिट्टी से जड़ में प्रवेश करता है। राइजोबियम जो है, अब ये मिट्टी है, ये राइजोबियम है, यहाँ से ये जड़ है, इस जड़ में प्रवेश किया, जड़ में नोड्यूल बनाता है। नोड्यूल यानी कुछ गांठ टाइप का बनाएगा। बैक्टीरिया N2 को जो है, यानी बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। अब ये नाइट्रोजन है, इसको अमोनिया में बदल दिया, ये N2 इसको NH3 में बदल दिया, अमोनिया में। पौधा अमोनिया से प्रोटीन बनाता है। अब ये पौधा क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता था, पर वो अमोनिया से क्या करेगा, अब प्रोटीन बना लेगा, और पौधा जो है बैक्टीरिया को भोजन देता है। यानी बैक्टीरिया क्या किया, पौधे को नाइट्रोजन दे दिया, और पौधा क्या किया, इसको भोजन दे दिया। यह सिम्बायोटिक सहजीवन रिलेशनशिप है कि दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये पादप हो गए, प्लांट्स हो गए लेग्यूमिनस वाले। लेग्यूमिनस पादप के उदाहरण में जैसे देखें तो चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, और वनस्पति में देखा तो अकासिया और गुलमोहर हो गए। तो हमारे ऑप्शन में था क्या क्या, तो एक अल्फाल्फा था, फिर अमरंथ था, चिकपी यही चना मटर हो गए। तो इसमें ध्यान रखो लेग्यूमिनस पादप में कौन कौन हो गए, तो चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, अरहर, यानी जितने भी दलहनी पौधे हैं लेग्यूमिनस, वो सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, अल्फा, चौलाई, चना, चिकपी, तो ये चना हमने देखा कि उसमें ऑप्शन में है, तो अब 3 जिसमें नहीं है वो काट दीजिए। तो ये गया, ये भी गया, ये भी गया। अब ऑप्शन बचा 1, 3, 4, 1, 3, 5, 6, तो 1 और 3 तो बिल्कुल सही हो गए। एक हमारा क्या है, अल्फा भी होगा इसमें। अब आगे देखते हैं वहाँ पे गैर दलहनी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स कौन से हैं। तो कुछ पौधे लेगुमिनस नहीं होते फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे में एल्डर, केसुरीना, इनमें बैक्टीरिया जो है फ्रैंकिया होता है, इसे कहते हैं एक्टिनोराइजल प्लांट्स इसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे जो लेगुमिनस नहीं होते, उसका एग्जांपल कौन है, तो एल्डर हो गया, केसुरीना हो गया। अब इतनी डिटेल जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा कि वो पूछ रहा है कुछ ऐसे प्लांट्स का नाम दे दिया और पूछ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करते हैं। तो एल्डर, केसुरीना हो गए। साइनोबैक्टीरिया और धान के खेत, तो ये जैसे साइनोबैक्टीरिया है, जैसे अनाबेनिया हो गए, फिर नॉस्टॉक हो गए, जो धान के खेतों में मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, इसलिए इसे पैडी फील्ड्स में जैविक उर्वरक का काम करते हैं। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हो गए वो धान में भी नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। फिर इस नाइट्रोजन चक्र में भूमिका की बात करें कि इसका प्रोसेस कैसे होगा, तो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा और फिर लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन यानी फिर बाहर वायुमंडल में नाइट्रोजन चला जाएगा। कृषि में महत्व की बात करें तो उर्वरक की आवश्यकता को कम करता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ावा देता है, इसलिए इसे क्रॉप रोटेशन में लेगुमिनस लगाए जाते हैं। यदि बात करें तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन करता कौन है, तो असल में करते तो बैक्टीरिया है, लेकिन वे रहते कहाँ हैं, तो दलहनी पौधों की जड़ों में रूट नोड्यूल्स यानी मूल ग्रंथि या रूट नोड्यूल्स होते हैं। इसीलिए जो पौधे लेग्यूम फैमिली के होते हैं यानी फैबेसिया, वही आमतौर पर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स माने जाते हैं। यदि अल्फा, ये देखो अल्फा का इमेज है, यही होता है इस तरीके का, ये बीज है उसकी और ये उसके पौधे हैं। तो अल्फा सही है, क्यों, क्योंकि ये फैमिली जो है फैबेसिया की है, यानी ये भी क्या है, तो ये लेग्यूम फैमिली के होते हैं, जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स बनती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स है। ये दूसरा हमारा था चौलाई, ये देखिए ये अमरंथ जिसको बोलते हैं, ये आप अपने गांव में घर में ये साग इस तरीके की इसको बोलते हैं, ग्रीन साग, और ये रेड साग और इसको ग्रीन साग बोलते हैं। तो इसे चौलाई नाम है इसका साइंटिफिक नेम। ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये अमरंथेसिया फैमिली के हैं जो लेग्यूम नहीं होते हैं, जड़ों में राइजोबियम नहीं होते, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। चौलाई जो है हरी सब्जी है लेकिन दलहनी नहीं है, क्योंकि उसकी घास है वो उसकी अच्छी साग बनती है। दूसरा है चना, ये देखिए ये चना के पौधे हैं और ये चना की तैयार हो रहा है और ये रहा चना।
तो चन्ना सही है। फैमिली क्या है, तो फैबेसिया फैमिली है, लेग्यूम पौधों की। रूट नोड्यूल्स मौजूद होते हैं, राइजोबियम के साथ सहजीवन करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कौन सा है, तो तिपतिया घास, यानी जिसको क्लोवर बोलते हैं, ये रहा, ये तिपतिया घास है इसको, यानी 3 पत्तों वाली, 1 2 3, 3 पत्तों की घास होती है जिसको क्लेवर कहा जाता है। तो तिपतिया घास में ये भी सही है क्योंकि ये फैबेसिया होता है, चारागाहों में उगाई जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट हो गया ये उसके बाद है ये पर्सलेन कुल्फा, ये पर्सलेन ऐसे इसके प्लांट हो गए, ये देखो ये। तो पर्सलेन ये गलत है, फैमिली इसका क्या है, पोर्टुलेकेसिया इसका फैमिली है। ये लेग्यूम प्लांट नहीं होता है, इसलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। और फिर उसके बाद है हमारा ये स्पिनैच, जिसको पालक बोलते हैं, स्पिनैच पालक, इंग्लिश में इसको स्पिनैच बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी गलत है क्योंकि ये लेगुमिनस फैमिली का नहीं है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है, तो अल्फा अल्फा करता है, लेग्यूम फैमिली का है। फिर चना चिकपी, ये भी लेग्यूम फैमिली का है। उसके बाद तिपतिया घास, तो ये भी लेग्यूम फैमिली का है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 3 और 4 किस में है, तो हाँ, तो 1 3 और 4 ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती है। अब इसमें हम समझेंगे कि जैव सेल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रिप्स की बहाली करती है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी की चर्चा क्यों होती है, यानी उसका कार्य क्या है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का प्रयोग पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास करने के लिए किया जाता है। सेल गैस के अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, यानी सेल गैस के अन्वेषण या निष्कर्षण, अन्वेषण मतलब खोज या निष्कर्षण करना, एक्सट्रैक्शन करना, उसके क्षेत्रों की पहचान करता है। वनों या संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएँ साल्ट लिक्स उपलब्ध कराना। तो ये सभी समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायोरॉक टेक्नोलॉजी है क्या ये। तो आप ये कुछ इमेज देखें, ये देखिए इमेज ध्यान से, ये देखिए, ये पानी के अंदर कुछ ऐसे इमेज है, जल के अंदर, ये देखिए इमेज। आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद समझेंगे क्या है जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है। यह एक समुद्री संरक्षण तकनीक है जिसमें समुद्र के भीतर जो है धातु संरचनाओं पर कमजोर विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी समुद्र के भीतर धातु की संरचना बनाई जाती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जिस पर जो है कमजोर यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, पर वो कमजोर रहेगा। कमजोर विद्युत धारा प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव कराया जाता है, यानी उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव कराया जाता है, जिससे कृत्रिम रीफ यानी आर्टिफिशियल रीफ बनते हैं और कोरल यानी परवाल तेजी से बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक धातु का स्ट्रक्चर हो गया, इस पे बिजली प्रवाहित कराया जाएगा जो कमज़ोर होगा, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाएगा, उस पर फिर रीफ डेवलप होगा, तो जिससे आर्टिफिशियल रीफ बनेगा, उससे कोरल बढ़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसे लगाई गई, फिर बाद में ये ऐसे हो गया। ये देखिए कुछ लोहे का स्ट्रक्चर लगाया गया। यह तकनीक किसके लिए उपयोग होती है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापना करने के लिए, यानी कोरल रीफ्स का रिस्टोरेशन करने के लिए। मान लेते किसी क्षेत्र में कोरल रीफ्स खत्म हो गया तो उसको पुनः स्थापना के लिए ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जैव विविधता बढ़ाना, ऑब्वियसली बात है, जब कोरल रीफ्स बढ़ेगा तो समुद्री जैव विविधता बढ़ेगा। तटीय कटाव कम होगा, कोरल रीफ्स जहाँ रहते हैं तटीय कटाव कम होगा। मछलियों के लिए आवास बनाना, कोरल रीफ्स में जब जैव विविधता बढ़ेगा तो वहाँ मछली रहेगा ही, इसीलिए कोरल रिहेबिलिटेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसे। इसकी एक प्रोसेस समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो धातु का ढांचा, पहले समुद्र के भीतर लोहे या स्टील का ढांचा लगाया जाता है, उस पर कमज़ोर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, यानी लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। ढांचे में बहुत हल्की डीसी इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है स्रोत में, जैसे सोलर प्ले पैनल से, विंडो पावर से, विंड पावर से, या फिर शोर बेस्ड सप्लाई से। समुद्री जल में अब रासायनिक अभिक्रिया होगा, अब जैसे उसमें कैल्शियम Ca2+ या बाइकार्बोनेट HCO3, तो ये दोनों मिलकर के विद्युत प्रभाव से जो है कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। यही प्राकृतिक कोरल स्केलेटन जैसा होता है। कोरल स्केलेटन यानी कोरल का जो कंकाल होता है उसी के जैसा ये बनता है। अब कोरल अटैचमेंट और तेजी वृद्धि होती है। कोरल फ्रैगमेंट्स इस ढांचे पर लगाए जाते हैं, CaCO3 कोटिंग के कारण ग्रोथ रेट तेज होता है, सर्वाइवल रेट अधिक हो जाती है कोरल की। इसे बायोरॉक क्यों कहा जाता है, यानी जैव सेल क्यों कहा जाता है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जैसे कोरल्स हो गया, वो जैविक जीव है, उसको रॉक लाइक मिनरल यानी कैल्शियम कार्बोनेट रॉक लाइक मिनरल है, तो उसके उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बायो और रॉक कहा जाता है। अब तो इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो पारिस्थितिकी लाभ होगा कि प्रवाल तेज़ी से बढ़ेंगे, ब्लीचिंग के बाद रिकवरी तेज होगी, फिश पॉपुलेशन बढ़ेगी उस क्षेत्र में, तटीय सुरक्षा होगी कि वेव एनर्जी कम होती है, फिर सोरेलाइन इरोजन जो है वो कम होता है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन होगा, गर्म पानी में भी कोरल सर्वाइवल बेहतर होगा। तो ये रहा हमारा बायोरॉक टेक्नोलॉजी से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बात क्या कह रहा था। तो इसका हमारा बायोरॉक टेक्नोलॉजी जैव सेल प्रौद्योगिकी
क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स की बहाली यानी इसको पुनर्बहाली करता है। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर कि मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए। बी है कि आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर, पुष्प यानी फूलों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास करना। सी ऑप्शन है कि शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करना, शहरी क्षेत्रों में। और डी है कि तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण करना। तो अब समझते हैं मियावाकी पद्धति क्या है। तो ये रहा हमारा मियावाकी पद्धति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मियावाकी पद्धति एक तीव्र वनीकरण यानी फास्ट एफॉरेस्टेशन तकनीक है, यानी तीव्र वनीकरण करता है जिसमें बहुत घनी दूरी पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाकर बहुत कम समय में प्राकृतिक जैसे घने जंगल विकसित किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखे है क्या, तीव्र वनीकरण का टेक्निक है ये, इसमें बहुत घनी दूरी पर यानी बहुत घने घने क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाकर, जो उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति है उस क्षेत्र के पौधे लगाकर बहुत कम समय में प्राकृतिक जैसे घने जंगल विकसित किए जाते हैं। किसने विकसित की थी, तो जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी ने विकसित की थी, इसलिए इसे मियावाकी पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है, तो बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, जैसे 2 से 3 साल में घना जंगल हो जाता है। सामान्य वन की तुलना में 10 गुना तेज बढ़ता है ये। अत्यधिक घनत्व होता है यानी 30 से 5 पौधे प्रति वर्ग मीटर होते हैं। स्थानीय प्रजातियाँ ही होती है ये। एक्जॉटिक प्लांट नहीं लगाए जाते, यानी ताकि वो कहीं एक्जॉटिक प्लांट लगाए वो खराब हो जाए या उगे ही ना, तो स्थानीय प्रजाति ही लगाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पहले से वो उगते रहता है तो मिट्टी उसके अनुकूल होती है। मियावाकी पद्धति कैसे काम करती है, तो जैसे मिट्टी की तैयारी करेंगे, मिट्टी में मिलाया जाता है, बायोमास मिलाएंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाएंगे, फिर माइक्रोब से मिलाएंगे ताकि सॉइल फर्टाइल बढ़े। दूसरा स्टेप क्या है कि देशी प्रजातियों का चयन, कि कौन से प्रजाति उसमें लगाना है, कौन से क्षेत्र में उगाना है। तो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति के अनुसार 20 से 40 अलग अलग स्पेसीज मल्टी लेयर फॉरेस्ट स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद बहुत घना रोपण यानी डेंस प्लांटेशन किया जाता है कि पौधे बहुत पास पास लगाए जाते हैं, इससे आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और पौधे तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, देखभाल किया जाएगा कि प्रारंभिक देखभाल में 2 से 3 साल तक पानी, खरपतवार नियंत्रण, इसके बाद जंगल खुद टिकाऊ बन जाता है। और मियावाकी पद्धति के यदि लाभ की बात करें, पर्यावरणीय लाभ की, तो तेज़ी से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करता है ये, यानी ये कार्बन एब्जॉर्ब करता है। जैव विविधता बढ़ती है, स्थानीय पक्षी और कीट वो लौटते हैं। शहरी उपयोग में, शहरों में मिनी फॉरेस्ट कहा जाता है, इसे हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देता है, जैसे रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती है। मियावाकी पद्धति और जलवायु परिवर्तन में अगर लिंक देखें तो CO2 एब्जॉर्प्शन तेज हो जाती है। अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ती है, इसीलिए क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन टूल के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये शहरी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। अब जैसे इसको देखिए, फिर पहला काम करेंगे कि मिट्टी को जांच पड़ताल करेंगे, ये है अकीरा मियावाकी साहब। फिर दूसरा, मिट्टी के अनुकूल उगने वाले पौधे को जांच पड़ताल करेंगे, जो स्थानिक पौधे होंगे, इसके बीज से पौधा उगाए जाएंगे। फिर उसके बाद 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर खाद डालें, कि एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नर्सरी से निकालकर पौधों को ज़मीन में लगाएंगे, फिर पौधे की 3 साल तक देखभाल करेंगे, उसके बाद ये अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा कि मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है, तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए ये बनाया गया था, ये डॉक्टर अकीरा मियावाकी के द्वारा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। ये हमारा ये हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो हम यहीं तक रहने देते हैं इस लेक्चर में। जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हमारा था वो खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 51, 52 वगैरह देखेंगे, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे। तो आप सभी अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।